मैं डॉक्टर हितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ। सारे कॉम्पिटिटिव बैच बंद हो चुके हैं, होली की छुट्टी हो चुकी है। होली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। छुट्टी मनाने घर जरूर जाएं, उल्लास के साथ पर्व मनाएं, लेकिन इसी बीच में जब भी पढ़ने का मौका मिले हल्का फुल्का पढ़ लिया जाए, जिससे कई चीज़ों को आप भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि छुट्टी की अवधि लंबी है, 7 दिनों की छुट्टी, और SI का मेंस का एग्ज़ाम भी है, रेलवे का भी एग्ज़ाम है, BPS CPT का भी एग्ज़ाम है। तो ऐसी परिस्थिति में छुट्टी तो मनाएं, लेकिन उसमें पढ़ाई की भी गुंजाइश रखें, पढ़ने का भी समय निकालें। आज का डाटा हाईली इम्पोर्टेंट है जो चाय से संबंधित है, लेकिन आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस के कारण मेरे चैनल का व्यूअर्स काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है, और सामान्यतः जो स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं उनमें से सारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ स्टेट से भी हैं और जो व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमसे पढ़ाई संबंधी बातों के बारे में जानना चाह रहे हैं। किसी विषय को वो हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ा करते हैं। यदि आपको भी लगता है कि किसी टॉपिक पर, किसी विषय में कोई समस्या है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। सामान्यतः इस वीडियो बनाने में मेरे सबसे चहेते स्टूडेंट में से एक हेमंत कुमार का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। उनके प्रयास के बिना मैं इतना सुंदर वीडियो नहीं बना सकता था। हेमंत कुमार, मिस्टर इमानुअल और आकाश कुमार, ये 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे लगातार YouTube पर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। विशेष रूप से मैं हेमंत का काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए आज के डाटा को मैं जिक्र करता हूँ। आज के डाटा का टॉपिक चाय है। चाय पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। लेकिन चाय का बॉटनिकल नेम क्या है? ये प्रश्न लगातार परीक्षा में आता है। खासकर जिन छात्रों ने CHL भरा है या BPSC का PT भरा है, उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाय का बॉटनिकल नेम क्या है? तो कैमेलिया साइनेंसिस चाय का बॉटनिकल नेम। लेकिन चाय की खेती किस प्रकार से की जाती है? तो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। लेकिन जब आप BPSC की तैयारी करेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि चाय की खेती के लिए सीढ़ी नुमा खेती का प्रयोग क्यों किया जाता है, या चाय की खेती ढलानों पर क्यों की जाती है। बिहारी लड़कों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो किसी भी टॉपिक को रटने का प्रयास करते हैं, और मैं रटने का एकदम खिलाफ हूँ। कोई भी टॉपिक को आप रटे ना, उसको समझने का प्रयास करें। चाय की खेती सीढ़ी नुमा इसलिए की जाती है क्योंकि उस पर पानी का ठहराव नहीं हो पाता है, और चाय की खेती के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना ही पानी चाय के पौधे को प्राप्त होता है। साथ ही साथ हवाओं का संचरण सीढ़ी नुमा खेती में चाय के पौधे के लायक ही होती है, जिससे चाय का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। चाय सामान्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा चाय के उत्पादन के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। सामान्यतः चाय के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन होती है? तो लेटेराइट मिट्टी होती है। लेकिन परीक्षा के लिए एक चीज हमेशा दिमाग में रखेंगे, जैसे आप लेटेराइट मिट्टी बोले वैसे आपके दिमाग में काली मिट्टी आ जानी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन है कि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन होती है? तो काली मिट्टी होती है। चाय के उत्पादन के लिए या चाय के वनस्पति के लिए
तापमान क्या होना चाहिए? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाय के उत्पादन के लिए या चाय के पौधा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता है। सामान्यतः चाय के लिए वर्षा का मात्रा क्या होना चाहिए? तो 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर जो है चाय के लिए वर्षा की मात्रा होना चाहिए। क्योंकि चाय की खेती सीढ़ीनुमा होती है, ऐसी परिस्थिति में पौधे को जितनी पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी ही पौधे लेता है और बाकी पानी ढलान होते हुए नीचे की ओर गिर जाता है। लेकिन चाय का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? तो वर्षा है। अत्यधिक वर्षा या बड़े पैमाने पर ओला गिरना अर्थात बर्फ गिरने के कारण चाय के पौधे को भारी नुकसान होता है। भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी आई जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 31 दिसंबर 1600 में की गई। भारत में व्यापार के क्रम में उन्हें यह आभास होने लगा कि भारत में चाय की खेती काफ़ी अच्छी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा चाय उत्पादन से संबंधित एक समिति का गठन किया गया। यह समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1834 में किया गया। इसी क्रम में इस समिति के सिफारिश के बाद भारत में पहला चाय बागान किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आसाम में स्थापित किया गया। इसे कब स्थापित किया गया? तो 1835 में किया गया। आगामी एग्जाम के लिए मैं आसाम से 2-3 पॉइंट को जिक्र कर देता हूँ। आसाम को अहोम कामरूप के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर। व्यावसायिक रूप से अंग्रेजों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चाय का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया। चाय किस प्रकार की फसल है? तो नकदी फसल है। साथ ही साथ यह जानना आपको काफ़ी आवश्यक है, चाय किस प्रकार की फसल है? तो निकोटिक फसल है। यदि आपसे पूछा जाता है कि निकोटिक फसल क्या है, तो वैसी फसल जिसको पीने से या खाने से नशा की अनुभूति होती है, ड्राउजीनेस की अनुभूति होती है, तो वैसे फसल को हम किस नाम से जानते हैं? निकोटिक फसल के नाम से जानते हैं। सामान्यतः जो निकोटिक फसल होते हैं वो नकदी फसल होते हैं, जैसे चाय हुआ, तंबाकू हुआ, कहवा हुआ। ये तमाम ऐसे फसल जिसको पीने से नशे की अनुभूति होती है उसे हम निकोटिक फसल के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाय को हम किस नाम से विश्लेषित करते हैं? तो चाय को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन मार्केट में या यूँ समझिए कि प्रतियोगिता के फील्ड में पहली बार प्रस्तुत हुआ है और इसे प्रस्तुत करने का श्रेय भी मुझे ही दिया जाएगा। सामान्यतः यह प्रश्न अभी तक बहुत कम ऐसे छात्र हैं जिन्हें पता होगा। क्वीन ऑफ बेवरेज अर्थात पेय की रानी, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स का रानी या पेय की रानी किसे कहा जाता है? तो चाय को कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि उत्पादन और उपभोक्ता से संबंधित चाय का डाटा में बार बार उतार और चढ़ाव होता है। वर्तमान में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? चीन के द्वारा किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता, चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता किस देश को माना जाता है? तो चीन को ही माना जाता है। ये डाटा लगातार ऊपर नीचे होगा, तो जब भी परीक्षा देने जाए तो चाय के उत्पादन और उपभोक्ता से संबंधित प्रश्न को एक बार विभाजित कर लें। विश्व में चाय उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा है। लेकिन भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आसाम में होता है। भारत का कर्नाटका राज्य अर्थात कर्नाटक राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चाय के खेती के साथ साथ कहवा की खेती की जाती है, अर्थात जहां चाय का पौधा लगाया जाता है उसी के बीच बीच में कहवा का भी पौधा लगाया जाता है।
अगला प्रश्न पीसीएस से संबंधित है। सामान्यतः यह प्रश्न जब छात्रों से पूछा जाता है तो इसका आंसर वो सूती वस्त्र उद्योग बताते हैं। भारत के किस उद्योग में महिलाओं का योगदान सर्वाधिक है? तो चाय उद्योग में महिलाओं का योगदान सर्वाधिक है, अर्थात किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी है? तो चाय उद्योग में। सप्तऋषि समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है? तो चाय उद्योग से संबंधित है। साथ ही साथ मल्होत्रा समिति जो है वो चाय उत्पादन से संबंधित है, लेकिन वर्तमान में मल्होत्रा समिति से जो प्रश्न आता है वो उस प्रश्न में अलग से बताता हूं, क्योंकि चाय से संबंधित या मल्होत्रा संबंधित परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन बीमा से संबंधित मल्होत्रा समिति वाले प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में लगातार आते हैं। भारत में चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता है। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जोरहट में है। कभी कभी विकल्प में जोरहट ना देकर टोकोलाई दे देगा। अगला प्रश्न बीपीएससी में आ चुका है, साथ ही साथ सीजीएल में आ चुका है। क्यूरिंग से क्या समझते हैं? तो चाय के पत्ती को सुखाने की जो प्रक्रिया है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो क्यूरिंग के नाम से जानते हैं। चाय में क्या पाया जाता है? कभी विकल्प में आपको निकोटीन मिलेगा। चाय में क्या पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। सामान्यतः चाय के विकल्प में जब कैफीन होगा तो वही प्रश्न का आंसर होगा। सामान्यतः पिछले 2 साल से जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें निकोटीन का जिक्र नहीं मिलता है। सामान्यतः यह जो कैफीन है मस्तिष्क को उत्तेजित करने का काम करता है, साथ ही साथ आपको एनर्जेटिक बनाने का काम करता है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार चाय पीते हैं। चाय से निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं? तो थीन के नाम से जानते हैं। लेकिन चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टेनिन नामक अम्ल पाया जाता है। इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट के तत्व पाए जाते हैं जो आपको आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ आपको एनर्जेटिक बनाने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न एनटीपीसी का है या रेलवे का कमिंग एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। विद्युत केतली में चाय का निर्माण किस विधि से किया जाता है? तो संवहन विधि से किया जाता है। बोस्टन की टी पार्टी की घटना किस देश के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। किस देश के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। इस बोस्टन की टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1773 में हुई थी। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण क्या थे? तो बोस्टन की टी पार्टी की घटना थी। इस बोस्टन की टी पार्टी की घटना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सैमुअल एडम्स के द्वारा किया गया था। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय से लदे हुए जहाज बोस्टन बंदरगाह पे पहुंचे, अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानी लोग सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में वहां पहुंचे और चाय के जितने सारे डिब्बे थे उसे समुद्र में फेंकने लगे। इतिहासकारों ने इस घटना को बोस्टन की टी पार्टी की घटना के नाम से संबोधित किया। परीक्षा में भी यह प्रश्न लगातार आते हैं। बोस्टन की टी पार्टी की घटना को अमेरिकी आज़ादी के संग्राम का तत्कालीन कारण माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस की घटना है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका की आज़ादी की तत्कालीन कारण क्या थी? बोस्टन की टी पार्टी की घटना थी। सामान्यतः भारत के 3 जोन में चाय के 3 प्रकार पाए जाते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो दार्जिलिंग टी के नाम से जानते हैं, असम टी के नाम से जानते हैं और नीलगिरी टी के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत में चाय की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। लेप्चू टी का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन यहाँ पे ये आवश्यक है कि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि लेप्चू चाय का उत्पादन पश्चिमी बंगाल के किस क्षेत्र में होता है? तो दार्जिलिंग के क्षेत्र में होता है। इसके अतिरिक्त
भारत में ग्रीन टी का भी उत्पादन होता है, साथ ही साथ गोलदाना का भी उत्पादन होता है। ये तमाम चाय की प्रजाति है। लेकिन विश्व में चाय की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति को हम किस नाम से जानते हैं? तो उलांग चाय के नाम से जानते हैं। लेकिन इस उलांग चाय का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? तो ताइवान के द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी कई चाय की प्रजातियां हैं, जैसे ब्लैक टी, व्हाइट पियोनी, चीनी जात, ये तमाम जो हैं वो चाय की प्रजाति है। लेकिन बैंकिंग के छात्रों के लिए ये जानना काफ़ी आवश्यक है कि विश्व में चाय की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? तो टाटा टी को विश्व की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, क्योंकि टाटा टी के द्वारा इंग्लैंड की एक प्रमुख कंपनी जिसे टेटली टी के नाम से जाना जाता है, उसका अधिग्रहण कर लिया गया। उस टेटली टी के अधिग्रहण करने के बाद टाटा टी विश्व की सबसे बड़ी कंपनी हो गई। भारत सरकार के द्वारा चाय मार्केट को और विकसित करने के लिए, उसमें और व्यवसायियों के भागीदारी बनाने के लिए एक शेयर की शुरुआत की गई, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो चाय बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न बीपीएससी के पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। अगला प्रश्न कमाल का है। दार्जिलिंग टी को टैग की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? तो 2009 में दार्जिलिंग टी को चाय के टैग की प्राप्ति हुई थी। लेकिन जीआई टैग का मतलब क्या होता है? सामान्यतः लड़के टैग तो याद कर लेते हैं, लेकिन जीआई का फुल फॉर्म को भूल जाते हैं, जिसे ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो 21 मई को मनाया जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश के द्वारा चाय का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो श्रीलंका के द्वारा किया जाता है। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया? तो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। इस एकाधिकार के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन और पूर्वी देशों के साथ 20 वर्ष तक चाय के व्यापार के लिए एकाधिकार कर दिया गया। इस वीडियो को ध्यान से देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट अवश्य दें। सामान्यतः जिस तरह का मैं डाटा प्रस्तुत करता हूं, YouTube पर वैसे डाटे आपको कहीं ना मिलेंगे। क्वालिटी के साथ मैं किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं और साइलेंटली वे में मैं अपना काम करता हूं। मुझे स्टूडेंट के भविष्य को तैयार करना है, इसलिए मैं क्वालिटी पर लगातार फोकस करता हूं। इसलिए आप डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ें। लेकिन जाते जाते रोज गिरकर भी मुकम्मल मैं खड़ा हूँ। खड़ा हूँ। इन मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे। रंगों के त्यौहार होली को उत्साहपूर्वक मनाएं और इस 7 दिनों की छुट्टी में जब भी मौका मिले पढ़ाई के लिए समय निकालें। आज के लिए बस इतना ही। डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें।